एसआईआर को लेकर चौकन्ना हुआ जेएमएम। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की है, जिसमें जेएमएम के सभी 24 जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले दिन की बैठक में गोड्डा समेत 12 जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे, तो दूसरे दिन रांची समेत 12 जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए एसआईआर को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे प्रांत से आए हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक थी और उस बैठक को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी संबोधित कर रहे थे और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। मुख्य रूप से अभी जो राज्य के अंदर में एसआईआर चल रहा है, उसके बाद जनगणना भी शुरू होना है, उस सेंसस और दोनों चीज़ पर कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने के लिए कि कार्यकर्ता सजग रहे। खास करके एसआईआर में BLA 2 जो बनाने का अधिकार चुनाव आयोग ने दिया है, वो BLA 2 सब जगह बने। और देखिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ गए हैं। गौरव, क्या रणनीति है जेएमएम की और क्या कुछ निर्देश दिए गए हेमंत सोरेन के द्वारा? बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 दिवसीय बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया था, जहां पहले दिन कल जो है वो 12 जिलों के साथ बैठक की गई और आज दूसरे दिन भी 12 जिलों के साथ बैठक कर एसआईआर को लेकर तमाम जो जानकारी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को दिया है और इसके साथ साथ BLA बनाने की जो प्रक्रिया है उसे भी जल्द से जल्द पूर्ण करने को लेकर कहा गया है। इस बैठक के दौरान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी विधायक हैं वो विधायक भी मौजूद रहे, पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और आगामी जनगणना के दौरान किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना है, किस तरीके से एसआईआर के दौरान जो मूल रूप से झारखंड के लोग हैं उनका नाम ना कटे, इसे लेकर ट्रेनिंग कराई जाएगी और इन तमाम चीजों को लेकर आने वाले समय में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। और एसआईआर को लेकर के जेएमएम तैयार हो गया है। अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से काम करना है राज्य में। कानून का शिकंजा अब अपराधियों पर कस चुका है। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और कहीं एनकाउंटर हो रहा है तो कहीं हाफ एनकाउंटर। रांची के पंडरा में हुए जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक का भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एनकाउंटर मोड ऑन। अपराध का खेल अब खत्म होने वाला है। शूटर सत्यम का हाफ एनकाउंटर। पुलिस पर तानी बंदूक तो मिला जवाब। अपराधियों के लिए अब बच निकलना नामुमकिन होता जा रहा है क्योंकि अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस का साफ संदेश है, अपराध छोड़ो नहीं तो गोली खाओ। राजधानी रांची की यह तस्वीर इसी बात की गवाह है, जहां पंडरा में हुए जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। बेल पर बाहर था। इसके अगेंस्ट जो है केस ऑलरेडी ट्रायल में चल रहा है। लेकिन ये इसके पास जो हमारे पास जो एविडेंस मिले हैं उसमें ये है कि 2 वेपन्स यहाँ जो है उसके द्वारा छुपा के रखे गए थे, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा, और हमें और भी वेपन्स की जानकारी इसके द्वारा दी गई है। हालांकि ये जैसे ही यहाँ से इसने वेपन्स की रिकवरी करवाई तो रिकवरी होने के पश्चात इसने भागने का प्रयास किया था। हमारे जो ASI हैं उनका पिस्टल छीन के भागने का और फायर करने का जो इसने जो ये काम किया, उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है, दोनों पैरों में गोली लगी है और हाथ में भी चोट आई है। राज्य के सरोवर नगर के डैम साइड इलाके में रहने वाले लोग उस वक्त चौंक गए जब बुधवार की अगले सुबह गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ पर भार्गव सिंह हत्याकांड का आरोपी सत्यम पाठक ने पुलिस की गिरफ्त में भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया और उसके दोनों पैरों में गोली लगी।
15 ओपी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति भार्गव सिंह को दिन में गोली मारकर घायल किया गया था और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। तो हम लोग लगातार केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक आरोपी का नाम भी सामने आया था, विजय टेटे का, उसे भी हमने गिरफ्तार किया, उससे हमारी पूछताछ हुई, उस दर्शियों के गवाह लिए गए थे। उसमें ये बात सामने आई कि जो शूटर की भूमिका में सत्यम पाठक था, सत्यम पाठक एक नोटोरियस पुराना क्रिमिनल रहा है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। रिकवरी के उपरांत वो हिरासत से भागने का उसने प्रयास किया और पुलिस वालों पर गोली चलाई। एक हमारे एएसआई उसमें घायल भी हुए हैं और आत्मरक्षा पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई है जो उन्हें लगी है और सत्यम पाठक को अभी इलाज के लिए रिम्स में भर्ती रहेगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को पंडरा के ओटीसी मैदान इलाके में जमीन कारोबार से जुड़े भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को सत्यम पाठक ने अंजाम दिया था, जबकि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड विजय टेटे बताया जा रहा है। हत्या के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सत्यम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हथियार बरामदगी के दौरान हुई मुठभेड़ ने मामले को और गंभीर बना दिया है। सत्यम पाठक घायल है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये न्याय है या सिस्टम की मजबूरी? पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं मैसेज है अब उन अपराधियों के लिए जो अपराध करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि पुलिस की नज़रों से वो बच जाएंगे, कानून के गिरफ्त में आने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद के सोनाडीह में सुबह सुबह बड़ा हादसा, या यूं कहें कि सिस्टम की लापरवाही ने लोगों को बेघर कर दिया। अचानक भूधसान से लोगों में चीख पुकार मच गई। घर, सड़क, मंदिर सब में बड़ी बड़ी दरारें आ गई और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जमीन कई फीट तक धंस गई। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। भूधसान से सोनाडीह तबाह, नींद खुली जमीन 4 फीट तक धंसी। अचानक मकान, सड़क में आई दरार। आपदा या सिस्टम की लापरवाही? तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भूधसान हुआ होगा तब लोगों में कितना खौफ होगा। जमीन अचानक फटने लगी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना धनबाद के टांडाबाड़ी बस्ती की है। सुबह करीब 6 बजे अचानक जमीन दरकने की तेज आवाज सुनाई पड़ी और लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक 4 फीट तक जमीन नीचे धंस गई। तस्वीर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब ठीक से लोगों की नींद भी नहीं खुली थी तब तेज आवाज ने लोगों में खौफ कैसे भर दिया। भूधसान की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत के माहौल में लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर बाहर निकलने लगे। ये घटना सोनाडीह ओपी क्षेत्र में हुई। जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक 4 फीट तक जमीन नीचे समा गई थी। मकान, मंदिर, सड़क में दरारें पड़ गई थी। कई मकान ध्वस्त हो गए, जैसे मानो सब कुछ तबाह करने पर आतुर हों। हम अपना जान जोखिम में डाल के अपने घर में रह रहा। कितना परिवार आप लोग हैं? हम लोग परिवार 9 सदस्य हैं आज के डेट। बच्चे लोग कहाँ हैं अभी? बच्चे हमारे भेज दिए हैं अपना ससुराल में। 2 बच्चा गया। मेरा भाई लोग जो है कुछ लोग बाहर प्रदेश चला गया, काम कर रहा है। 5:30 बजे। आप लोग सोए हुए थे? सोए हुए नहीं थे, जागे हुए थे। धीरे धीरे बैठने लगा। कुछ लोग सोया हुआ था तो उठाए, वो लोग को जल्दी जल्दी भागे। हम लोग किसी तरह जान बचा हम लोग का, नहीं तो सब अंदर चल गया रहता। दरअसल 31 मार्च 2026 को भी यहाँ भूधसान की घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद भी बीसीसीएल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे एक और घटना ने लोगों को सदमे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों ने सरकार और बीसीसीएल पर अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पिछली घटना को करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें न तो पुनर्वास की व्यवस्था दी गई, न ही स्थायी समाधान निकाला गया। उस समय आप लोग कहाँ थे? घर में थे? बजे हम आए तो हम जानकारी किए, हम जानकारी कर दिए सबके, उठ जाइए बोल के हम सब भगा दिए सबके। हम ये तो मोड़ से चाय पी के और हम देखे तो हम बोले हट जाइए, सब घर से निकल जाइए। सब कुछ करना चाहिए। हम लोग को कहीं जमीन दे दीजिए रहने के लिए, घर। कितना बजे भोर घटना हुआ? 5 बजे भोर सवेरे में हुआ। डर लग रहा है? डर क्यों नहीं लगेगा? छोटा छोटा बाल बच्चा है, गिर जाएंगे। और हम लोग का जान का कोई परवाह नहीं है। बाल बच्चा कुछ होगा तो डर किसने नहीं लगेगा।
फिलहाल लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ डर के साए में रहने को मजबूर हैं। भूत धसान का खौफ लोगों के जहन पर साफ नजर आ रहा है। लोग भयभीत हैं, जैसे तैसे घर से सामान बाहर निकाल रहे हैं और सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोग सिर्फ जान बचाने को बेबस नजर आ रहे हैं। वहीं अवैध कोयला खनन और बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही ने सोनारडीह के लोगों को बेघर कर दिया है। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और देखिए, गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। टावर चौक, बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, सदर अस्पताल रोड सहित कई प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया। ठेला लगाकर सब्जी, फल और फूल बेचने वाले दुकानदारों को हटाया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर किसी भी तरह का सामान रखकर व्यापार करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वही कार्रवाई से बाजार में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। लोग इधर उधर भागते दिखे, व्यापारी सामान हटाते हुए दिखे। नटराज चौक से लेके पहले डीसी ऑफिस के सामने जो एसडीओ ऑफिस है वहाँ तक क्लियर करवाना है। उसके बाद वहाँ से लेके कालीबाड़ी तक जाना है हम लोग को। फिर हम लोग आके वहाँ पर हटाते हुए बड़ा चौक से लेके गांधी चौक तक खत्म करना है। रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें केन्या, रूस, नेपाल, कैमरून, अमेरिका, मेक्सिको, भारत समेत भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया, जिसके तहत बच्चों को हुनरमंद बनाना शामिल है, ताकि बच्चे अपने हुनर के बल पर रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। भारतीय ज्ञान परंपरा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेश और वैश्विक संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण की भूमिका, ये बड़ा समसामयिक विषय है। और ये प्रसन्नता की बात ये है कि ये प्रकृति की गोदी में बैठ करके इस प्रकार का सकारात्मक और रचनात्मक चिंतन हो रहा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरह समाहित किया जाए और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो समृद्ध इतिहास रहा है उसको बच्चों को बताया जाए और उसके माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के द्वारा स्किल प्रदान किया जाए। आधुनिक शिक्षा का, आधुनिक न्याय प्रणाली का और पीछे का वेद पुराणों का सबका मिला जुला करके जो आज के युग में ये परिवेश पर जो समागम हो रहा है, इससे हमें लगता है कि इनका यूनिवर्सिटी और बच्चे भविष्य के धरोहर होंगे और समाज और देश को बहुत आगे ले जाए। राधा गोविंद विश्वविद्यालय परिसर में आज जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है, लिए राज्य के लिए, अपने झारखंड राज्य, रामगढ़ जिला और झारखंड राज्य के लिए, केंद्र के लिए, भारत के लिए ये अद्भुत है। और हम कह सकते हैं कि आप लोग शुरू से देखते आए हैं। सर, मेरा तो यही सोच है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं तो जब हम सुनेंगे, जानेंगे, तब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे ताकि वो बच्चे समझे और अपने इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जब से नई शिक्षा नीति लागू हुआ है तब से हमारा उद्देश्य यही है कि समान बच्चों को समान शिक्षा दिया जाए, उसे समान कौशल से जोड़ा जाए, समान तकनीकी से जोड़ा जाए, तभी हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सकता है।